तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वह प्रैक्टिस सेट 8 नंबर का है। तो जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए लाभकारी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखें। आज जो इसका एनालिसिस हम करेंगे बहुत ही धाकड़ तरीके से, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए और जो भी हमारे नए सदस्य हैं एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाल देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो हमारा सुबह में 7:30 बजे के लगभग में अपलोड हो जाता है, तो आप प्रतिदिन है ना इसे देख सकते हैं। और हमारा दरोगा का भी सेट चल रहा है, तो वो भी जो है सुबह में ही हम लोग है ना लाते हैं। तो आप लोग इस चैनल से जुड़िए, काफ़ी फायदा होने वाला है। तो चलते हैं आज की सेट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सेट नंबर है 8वां है। इसमें जो क्वेश्चन रहता है बहुत अच्छा रहता है ना, समझने वाली क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आधार पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। मतलब कौन सा ऐसा सिचुएशन बनेगी जिसमें दल बदल कानून लागू बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दल बदल जो लाया गया ये कब लाया गया था, कैसे लाया गया था। तो दल बदल जो कानून लाया गया यह 52वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। कैमा तो 52वां संविधान संशोधन के तहत, कैमा तहत 52वां संविधान संशोधन के तहत इस दल बदल को लाया गया था। अब पूछेगा ईस्वी कब आया था, तो 1985 ईस्वी में। तब 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून को लाया गया। और इसी को जो है ना संविधान संशोधन करके इसमें नई सूची को जोड़ा गया, नई अनुसूची को जोड़ा गया, और वो है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है। हमारा पहले जो है आठ ही अनुसूची था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है 12 अनुसूचियां हैं। कितना है 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 10वीं अनुसूची की बात किया जाए तो क्या है दल बदल से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से, दल बदल से संबंधित है ना। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में इस दल बदल कानून को लाया गया। और कह रहा है पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो एक संविधान संशोधन हुआ था 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन के पहले क्या था कि अगर 1/3 सदस्य अगर किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में चल जाता है तो वो दल बदल कानून नहीं माना जाएगा। 1/3 सदस्य अगर छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसे संशोधन किया बाद में 51वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 91 है ना, 91 संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और उसके अनुसार सदस्यों को अगर 2/3 कर दिया, 1/3 पहले था लेकिन अब जो है 2/3 कर दिया 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत। कि 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत ये कहा गया है कि 2/3 सदस्य अगर किसी दल को छोड़कर दूसरे दल में चला जाता है तो उसे दल बदल नहीं कहेंगे, दल बदल नहीं कहेंगे। दल बदल कहेंगे किसको, जैसे कोई सांसद है, विधायक है, जाकर के दूसरे पार्टी को आंचल थाम लेता है तो वैसे में वह दल बदल कानून कहलाएगा। लेकिन दल बदल नहीं कहलाने की स्थिति क्या रहेगी, जब 2/3 सदस्य उठ करके चला जाएगा दूसरे दल में तो वो क्या हो जाएगा, दल बदल को फॉलो नहीं करेगा, वो दल बदल नहीं कहलाता है। तो चलते हैं आप ऑप्शन पर। कह रहे यदि किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, है ना, कह रहा लागू नहीं होगा, दल बदल लागू नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा यदि किसी दल का 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी सदस्य मतलब 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़ करके चला जाए तो वो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये नंबर सही है। बी नंबर कह रहा है यदि किसी दल का 1/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ दे, तो 1/3 से नहीं, पहले था 1/3, लेकिन 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसे 2/3 कर दिया, ये गलत है। यदि किसी दल का 1/10वां सदस्य पार्टी छोड़ दे तो ये भी क्या है, गलत है। यदि किसी दल का 1/4 सदस्य, ये भी गलत है ना। तो ए नंबर बिल्कुल क्या है, तो इसका राइट आंसर है। ए नंबर क्या है, तो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें,
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो अच्छा समझ में आया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। कह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल मतलब आंग्ल शब्द यहाँ जो आया ब्रिटिश के लिए आया, सिख मतलब जो हमारे भारत में सिख थे उसके लिए है। तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो कह रहा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो पहले आंग्ल सिख युद्ध के बारे में जानते हैं। टोटल 2 गो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, कै गो? 2 गो हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख। अब ये पूछिए कि प्रथम कब हुआ था, तो प्रथम हुआ था 1845 से 46। आप लोग कॉपी और पेन नोट करके साथ में लेकर के रखिए और इसे जो हम बोल रहे हैं उसे नोट कीजिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, है ना। तो कह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में। और द्वितीय आंग्ल अगर सिख युद्ध की बात किया है तो 48 से 49 में हुआ था। तो सबसे पहले 1845 से 86 में हुआ था, 45 से 46, और द्वितीय हुआ था 1848 से 1849 के बीच में। और ये दोनों युद्धों में सिखों को क्या हुआ था? हार हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो है उसमें क्या थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, है ना, देश में अपना जो है जगह बना लिया था। तो दोनों युद्धों में जो है सिखों को हार हुआ। क्या हुआ? हार हुआ। अब ये कह रहा है कि प्रथम सिख युद्ध के बारे में बताइए, इस पर विचार कीजिए तीनों कथन पर। तो कह रहा है अगर प्रथम सिख युद्ध की अगर बात किया जाए तो इससे जो समाप्ति हुआ था लाहौर की संधि से हुआ था। किससे हुआ था? लाहौर की संधि के तहत हुआ था। लाहौर की संधि से ये समाप्त हुआ था। और उस समय जो ये प्रथम सिख युद्ध में थे, कौन थे? तो राजा दिलीप सिंह थे, राजा दिलीप सिंह। लेकिन राजा दिलीप सिंह जो है अल्प वयस्क थे, वयस्क नहीं थे, अल्प वयस्क से मतलब 18 वर्ष से कम थे। तो कह रहा राजा दिलीप सिंह के संरक्षण में एक थी, उसका नाम था रानी जिंदन। क्या नाम था? रानी जिंदन। अब ये पूरी कहानी समाप्त होती है। अब चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर, ठीक है। तो कह रहा है कि इस युद्ध में सबसे निर्णायक लड़ाई साबराओं की लड़ाई सिद्ध हुई। तो बिल्कुल ये भी क्या है? सही है ना। इस युद्ध में क्या हुआ? तो साबराओं की लड़ाई सिद्ध हुई, है ना। ये जो युद्ध हुआ था, है ना, सबसे निर्णायक लड़ाई साबराओं की लड़ाई में सिद्ध हुई। इस युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से हुई, भी सही है। दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार किया गया और इस समय रानी जिंदन दिलीप सिंह के संरक्षिका थी। तो ये भी क्या है? सही है। अर्थात तीनों, है ना, जो कथन दिया है ये तीनों क्या है? तो सही है, 1, 2 और 3, ठीक है। आगे चलते हैं, 1, 2, 3 सी नंबर में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर विचार कीजिए, फिर से आ गया। हिमालय का गर्भ गृह जन्म स्थल तैथिस सागर को कहते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए सुन लीजिए, है ना। कल हमारा जो पहले जो 7 को महाद्वीप अभी वर्तमान में है, ये 7 महाद्वीप पहले क्या था? तो एक ही था। 7 महाद्वीप क्या था? एक ही था। और जिसका नाम था पैंजियम। क्या नाम था? पैंजिया। क्या नाम था? पैंजिया। और समय के अनुकूल जो है पैंजिया 2 भागों में बट गया। पैंजिया कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया। पहला भाग का नाम था पंजिया 2 भागों में उत्तरी और दक्षिणी में बट गया। और उत्तरी का नाम था अंगारा और दक्षिणी का नाम था गोंडवाना। उत्तरी का अंगारा और दक्षिणी का गोंडवाना लैंड कहलाने लगा। और उस दोनों के बीच में, वो दोनों के बीच में जो एक सागर भी निकला, है ना, वो दोनों के बीच में मतलब अंगारा और गोंडवाना लैंड मतलब उत्तरी और दक्षिणी जो पैंजिया अलग हुआ, तो दोनों के बीच में एक जो है सागर निकला जिसका नाम था तैथिस सागर। और इसी तैथिस सागर में जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी तैथिस सागर में हिमालय का निर्माण हुआ। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। कह रहा हिमालय का गर्भगृह जन्म स्थल तैथिस सागर को कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि तैथिस सागर से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। अगला, भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा होता है। ये भी सही है ना। जब हमारा भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ था 1947 ईस्वी में, है ना, भारत जब विभाजन हुआ था 1947 ईस्वी में, तो उस समय पाकिस्तान अलग था, है ना, अलग हुआ, पाकिस्तान भी अलग हुआ। तो पाकिस्तान में जो है 2 छोर अलग हुआ, एक बना पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा बना पश्चिमी पाकिस्तान। एक बना पूर्वी पाकिस्तान और दूसरी बना पश्चिमी पाकिस्तान। और उसी समय 1947 ईस्वी में रेड क्लिफ रेखा का जो है सीमा खींचा गया, रेखा खींचा गया। तो वो जो रेखा खींचा गया था वो दोनों में, पूर्वी पाकिस्तान में भी और पश्चिमी पाकिस्तान में भी।
तो जब दोनों में क्षेत्रों में खींचा गया तो क्या होगा, तो अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बन गया। क्या बन गया, बांग्लादेश। और पश्चिमी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, ये है। तो क्या कर रहा है 2 नंबर ऑप्शन कि भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण नेट क्लिप रेखा द्वारा होता है, बिल्कुल सही है ना। जो बांग्लादेश हमारा है, जो भूतकाल में कहलाता था क्या, पूर्वी पाकिस्तान, जो भी क्या है बांग्लादेश, तो रेड क्लिफ रेखा तो दोनों है ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में खींचा गया, तो क्लियर हो गया होगा। सी नंबर में कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। एमराल्ड आइलैंड के नाम से क्या है, तो प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, आदम ब्रिज के उत्तर में पाकिस्तान की खाड़ी व दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है, भी सही है ना। अर्थात 1, 2, 3 और 4 सभी क्या है, कथन सही है। करा आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी व दक्षिण में मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में क्या है, तो पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कर संघ की राजभाषा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है ना। तो अगर भाषा की अगर बात किया जाए तो भाषा है ना, किसका, तो भाषा का। तो भाषा की अगर बात किया जाए तो हमारा जो भाग है ना, जो हमारा भाग है टोटल 22 गो, उसमें से 17 नंबर का भाग जो है वो भाषा से संबंधित है। भाषा किस भाग में है, तो 17 भाग में है। और अगर अनुच्छेद की अगर बात करें तो 343 से 351 के बीच में है। 343 से 351 के बीच में ये भाषा से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो ये सब बातें जो है नोट कीजिए, है ना। ये सब जो है वान नहीं रामबान है। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है ना राजभाषा शब्द का उल्लेख किया गया है, और भाग 17 में, भाग अगर पूछे तो 17 में। अब 343 क्या कहता है, तो कह रहा है संघ की राजभाषा क्या होगी, तो हमारी संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो संघ की राजभाषा क्या होगी, तो ये 343 में वर्णित है। क्या है, 343 में, अर्थात ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है। अब 344 की अगर बात करें तो राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है, जैसे है ना, राजभाषा आयोग का अगर गठन किया जाता है तो 344 के तहत, 344 के तहत। 346 अगर बात किया जाए 346, तो 346 में राज्य जो है और एक अन्य राज्य जैसे बिहार और यूपी को ले लीजिए, तो उसका जो पत्राचार का माध्यम होता है वो 346 से संबंधित हो सकता है। 347 क्या है, तो कह रहा किसी भूभाग पर, मतलब कोई ऐसा भूभाग है जहाँ कोई विशेष है ना भाषा बोली जाती है, और उसके लिए जो है वह क्या है, विशेष उपबंध किया गया है, विशेष उपबंध किया गया है, तो वो 347 के तहत किया जाता है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट था। ऐसे 343 से 351 के बीच में राजभाषा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कस्फ उल महजूब किसकी रचना है, कह रहा कस्फ उल महजूब किसकी रचना है, तो अबुल हसन हुजाबरी का। किसका है, अबुल हसन अल हुजबरी, अबुल हसन अल हुजबरी। कस्फ उल महजूब किसकी रचना है, तो अबुल हसन अल हुजबरी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किस झील को कमल दल के नाम से जाना जाता है, कह कौन सा ऐसा झील है जिसको कमल दल के नाम से जानते हैं, तो लोनार झील। लोनार झील की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र में, कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो अधोलिखित में किस झील को कमल दल के नाम से, तो लोनार झील को। अगला क्वेश्चन, कर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है, आपदा है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वह किस प्रकार की एक संस्था है, तो इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। करा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आया था। ये जो अधिनियम आया था कब आया था, 2005। और इसी अधिनियम का प्रयोग करके, इसी अधिनियम का प्रयोग के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की स्थापना किया गया सितंबर 2006 में। सितंबर 2006 में कब किया गया, तो 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना अगर पूछे तो सितंबर 2006 में, और इसका जो अधिनियम हुआ था 2005 में। तो अधिनियम कोई भी चीज कैसे बनता है, जब संसद के है ना द्वारा पारित होता है, जैसे राज्यसभा से, लोकसभा से, और लास्ट में जो है राष्ट्रपति जब साइन कर देते हैं तो वो अधिनियम बन जाता है, नियम बन जाता है, बिल बन जाता है ना।
तो वैसे चीज क्या कहलाते हैं? संवैधानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संवैधानिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक। अगला क्वेश्चन, निम्न मुस्लिम नेताओं में से किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया है? तो ये जो है किसने किया है? ये किसने किया है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने किया है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर जलोढ़ एवं लोएस मृदा उदाहरण है। जलोढ़ एवं लोएस मृदा किसका उदाहरण है? कर जलोढ़ एवं लोएस मृदा उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ये आपका है ना, अक्षेत्रीय मृदा का, एजोनल सॉइल का, अक्षेत्रीय मृदा एजोनल सॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 में उल्लिखित कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का आशय है ना? क्या करा है कि अनुच्छेद 20 में उल्लिखित कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का आशय है। तो क्या आशय है नहीं का? तो कोई व्यक्ति तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह उसमें प्रवृत्त किसी विधि है ना, विधि का अतिक्रमण किया हो। तो करा अनुच्छेद 20 में उल्लिखित कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं का आशय क्या है? तो कोई व्यक्ति तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि वह उस समय प्रवृत्त किसी विधि का अतिक्रमण किया हो। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रितानी सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए सामाजिक कानूनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक कानूनों के संदर्भ में है ना, तो कह रहा है क्या? पहला कह रहा है 1829 में बने एक कानून के जरिए सती प्रथा पर रोक लगा दी जो एमहर्स्ट के समय लागू हुआ था। तो ये एमहर्स्ट नहीं थे उस समय, है ना। उस समय कौन थे? तो वेंटिक थे, लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। कौन थे? वेंटिक, है ना, वेंटिक थे। कौन थे? वेंटिक। कह रहा 1829 में एक कानून के जरिए सती प्रथा पर रोक लगा दिया, है ना। सती प्रथा पर रोक लगा दिया 1829 में। कब लगा दिया? 1829 ईस्वी में, जो एमहर्स्ट के समय में लागू हुआ था। बिल्कुल नहीं, है ना, 1829 तो बिल्कुल सही है, लेकिन उस समय एमहर्स्ट नहीं था, बल्कि कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये क्या था? गलत था। करा 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया, ये भी सही है ना। ये क्या सही है? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून को लाया गया था। करा 1843 ईस्वी में कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगाया तथा उसी समय एलनबरो के समय नरबली प्रथा को अवैध घोषित किया गया, है ना। तो लॉर्ड एलनबरो ने नरबली प्रथा को नहीं किया था, है ना। नरबली प्रथा को जो किया था वो कौन था? तो हार्डिंग प्रथम था। कौन था? हार्डिंग प्रथम था। हार्डिंग प्रथम क्या था? हार्डिंग प्रथम था। तो ये जो 3 नंबर है ये भी क्या है? गलत है। अगला है, कर सम्मति आयु अधिनियम 1891-92 में बहराम जी मालाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ, जिसका आधार रुक्माबाई एवं रखमाबाई मुकदमा था। तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो 1 और 4 इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 4, 1 और 4 नहीं, सॉरी 2 और 4, एक तो गलत ही था, है ना। तो 2 और 4 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रवाल जो एक समुद्री जीव है, इसके विकास के लिए कौन सा दशा उपयुक्त नहीं है ना? कौन सा दशा उपयुक्त नहीं है? तो इसमें उपयुक्त नहीं है अवसाद युक्त जल। अवसाद युक्त जल मतलब होता है गंदा जल, है ना। गंदा जल होता है, गंदा जल होता है। अगला क्वेश्चन, किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है ना। तो कह किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है? तो कौन था? मिनर्वा था। कौन था? मिनर्वा मिल्स विवाद। ये अगर कब हुआ था? तो 1780 में। कब हुआ था? 1780 में हुआ था। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच
संतुलन के रूप में है? तो मिनर्वा मिल्स वाद में, मिनर्वा मिल्स वाद में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश को साथ दिया था, है ना? तो किसने साथ दिया था ये पूछ रहा है। कर 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने, है ना, भारत के किन शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिशों का साथ दिया था? तो ब्रिटिशों का साथ किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने, तो ये देवी किया था। हैदराबाद के निजाम देवी किया था। भोपाल के नवाब ये भी दिया था। नेपाल के राणा ये भी दिया था। अर्थात 1, 2, 3 और 4 तीनों जो है, चारों जो है, ये जो क्या थे, ब्रिटिश का सहायता किया था 1857 के विद्रोहियों को कुचलने के लिए, है ना। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, भोपाल के नवाब, है ना, और नेपाल के राणा 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम कॉफी कहवा का पौधा कहाँ लगाया गया था? बाबू बुदान की पहाड़ी पर। अगर भारत में सर्वप्रथम अगर कॉफी का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन, 16 नंबर, तो कर संविधान के 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का मूल कर्तव्य के रूप में कब समाहित किया गया है? तो कब किया गया था? यह किया था 2002 में, यानी 66वां संविधान संशोधन लाया गया था। 66वां संविधान संशोधन 2002 में, 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा को अवसर उपलब्ध कराने का मूल अधिकार दिया गया, है ना। तो कब किया गया था? 2002 में, 2002 ए नंबर में है। अगला क्वेश्चन, कर नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुने। कर नीचे दी गई ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम करें और व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुने। कि मतलब पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। ठीक है, तो इसको जो है सरियाना है आपको, कौन कब हुआ था और सबसे पहले कौन हुआ था। तो देखिए, नौसैनिक विद्रोह अगर बात किया जाए तो नौसैनिक विद्रोह जो हुआ था कब हुआ था? सबसे पहले बेबल योजना था। बेबल योजना हुआ था 44 में। कब हुआ था? 1944 में। उसके बाद है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, 1942 में। उसके बाद क्या है? तो लाल किला मुकदमा है। तो लाल किला मुकदमा जो हुआ था 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। और तामलुक, है ना, तामलुक जो विद्रोह था 42 से 44 के बीच में, 42 से 44 के बीच में, 42 से 44 के बीच में। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको सबसे पहले 2, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 2, है ना, फिर 5, फिर 1, फिर 4 और फिर 3, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर। कर निम्नलिखित दर्रा का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसको व्यवस्थित कर ले बी नंबर, है ना। 2, 3, 1, 4, है ना। पहले गोरम, तब हल्दी, उसके बाद असीरगढ़ और केसार घाट। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान के बारे में निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि लचीलापन एवं जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है? कर भारत संविधान के बारे में, मतलब हमारा जो संविधान है उसके बारे में किसने कहा कि लचीलापन एवं क्या है, जटिलता के बीच बेहतर क्या है, संतुलन है। मतलब जटिल भी है और लचीलापन है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, संतुलन भी बना हुआ है। तो ये बात किसने कहा था? केसी वियर ने। किसने कहा था? केसी वियर ने। अगला क्वेश्चन, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की अगर बात किया जाए तो ये कब हुआ था? कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1859 में। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1859 ईस्वी में। अगला, अधोलिखित में से किस स्थान से उद्गमित होने वाली नदियां अराई अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है? तो अमरकंटक कौन करती है?
अमरकंटक। कर अधोलिखित में से मतलब इनमें से किस स्थान से उद्गमित होने वाली नदियां अरीय प्रवाह प्रतिरूप है ना का निर्माण करती है? तो अमरकंटक। छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है ना? तो क्या है? ब्रिटेन की है। किसकी है? ब्रिटेन की। करा छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट किसकी है? तो ब्रिटेन की है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दिया था? है ना? तो किसने मार दिया था? बीना दास ने। कर अधोलिखित में से किसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दिया था? बीना दास। किसने? बीना दास ने। इतना तो जज्बा था। मानसूनी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को वस्तु और सेवा कर के संबंध में राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए। इस तरह के प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों को समर्थन आवश्यक है ना? तो कितने समर्थन आवश्यक है? उपस्थित सदस्यों का 2/3। उपस्थित सदस्यों का 2/3, 2/3। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में से उस हड़प्पाई स्थल की पहचान कीजिए जहां से स्त्रियों की कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई है जिनकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, जो आज भी हिंदू स्त्रियों को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे कहां से मिला है? 9 सोरों से, 9 सारों से, 9 सारों से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म पर विचार कीजिए, है ना, कि कौन सा सही सुमेलित है। तो होकेरा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। अंशुपा उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। और बधवाना महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और रुद्र सागर असम में है। रुद्र सागर आपका असम में नहीं है, बल्कि कहाँ है? तो ये आपको त्रिपुरा में। कहाँ है? तो त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन, तो इसमें जो है 1 और 2 क्या है? सही है। केवल 2 युग्म सही सुमेलित है ना। अगला क्वेश्चन, कैग है ना, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? तो कैग की अगर बात किया जाए तो इसका जो है अनुच्छेद 148 में वर्णन किया गया है। कितना में? 148 में। ये जो है ना, धन का संरक्षण के लिए जो है माना जाता है। धन का, है ना, हमारे भारत का जो धन है उसके संरक्षण के लिए जो है यह अधिकृत है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कैग के अध्यक्ष कौन है? तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। और सबसे पहला अगर पूछे तो बी नरहरि थे, बी नरहरि राव थे। अब चलते हैं ऑप्शन की ओर। कह रहा यह भारत के संचित एवं प्रत्येक राज्य की संचित निधि से सभी व्यय संबंधित लेखाओं का परीक्षण करता है। बिल्कुल सही है। जो पैसा संचित निधि से निकाला जाता है उसमें क्या खर्च हुआ, नहीं हुआ, उसका जो है हिसाब किताब कौन रखता है? तो कैग रखता है। वह ऋण निक्षेप निधि आदि से सभी लेन देन का परीक्षण करता है, ये भी सही है। वह राष्ट्रपति के इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा को किस प्रकार रखे जाने चाहिए, ये भी सही है। अर्थात उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, है ना। सूची 1 को सूची 2 से। तो चलते हैं। कल्प, कल्प की अगर बात की जाए तो कल्प अनुष्ठान कहलाएगा, है ना। कल्प क्या हो जाएगा? तो अनुष्ठान से संबंधित हो जाएगा। शिक्षा, है ना, शिक्षा हो जाएगा आपको स्वर्ण विज्ञान। शिक्षा क्या हो जाएगा? स्वर्ण विज्ञान। और निरूकत, निरूकत हो जाएगा आपको व्युत्पत्ति सिद्धांत से। और छंद हो जाएगा चतुष्पदी से, है ना। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम हवाई अड्डा है, मतलब सौर ऊर्जा से चलता हवाई अड्डा, तो कौन है? कोचीन है। कौन है? कोचीन। एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। एनआईए एक जो है जांच एजेंसी है। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ होता है? तो नई दिल्ली में। इसकी अगर स्थापना की बात किया जाए तो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। और ये जो है होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन। करा लगभग 542 ईसा पूर्व में
बिंबिसार मगध का राजा बना और उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े, ये सही है। मगध के दक्षिण पूर्व अंगराज था जिसे इन्होंने जीत लिया, ये भी सही है। इसने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। कौन? मगध के राजा बिंबिसार के बारे में, है ना। करा इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश के सेवा में भेज दिया, तो ये भी सही है। अर्थात 1, 2, 3 और 4 क्या है? सभी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। करा इंडालाको हीराकुंड में अवस्थित है, भी सही। बालको कोरबा में है। हिंडाल्को रेणुकूट में, भी सही है। अर्थात सभी क्या है? सही है। नोट, मतलब इसमें से गलत कोई भी नहीं है। अगला, लोकपाल चयन समिति में सम्मिलित होता है। लोकपाल चयन समिति में सम्मिलित होता है, तो देखिए लोकपाल क्या है? तो भ्रष्ट, है ना, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो है एक क्या है? लोकपाल है। तो भारत में लोकपाल का गठन जो है भ्रष्टाचार को जो है खत्म करने के लिए किया गया था और इसकी स्थापना 2019 में हुआ था। कब हुआ था? लोकपाल का गठन 2019 में हुआ था। और इसमें जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, तो अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसका? तो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन कैसे करता है? तो इसको एक समिति की सिफारिश पर करता है ना। किसकी सिफारिश पर? तो एक समिति के सिफारिश पर करता है। और उस समिति के जो सदस्य रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं? तो प्रधानमंत्री रहते हैं, लोकसभा के स्पीकर रहते हैं, विपक्ष का नेता रहता है, मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। ये चारों जो है उसके समिति के सदस्य रहते हैं। और इसी सदस्य के सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकपाल के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो कह रहा है लोकपाल चयन समिति में, है ना, लोकपाल चयन समिति में होता है तो प्रधानमंत्री होबे करता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अर्थात चारों होता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके, है ना, खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा क्या कहलाता है? मक्का की अगर बात की जाए तो भारत से पश्चिम की ओर, भारत से पश्चिम की ओर है, तो नमाज अदा जो है उसी ओर जो है करके करता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको किबला कहते हैं। क्या कहलाता है? किबला। भारतमाला परियोजना से भारत का कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला योजना की अगर बात किया जाए, भारतमाला योजना, तो भारतमाला योजना की शुरुआत जो हुआ था 31 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था? भारतमाला योजना की 31 जुलाई 2015 को, है ना। कब हुआ था? 2015 को। इसका कार्य क्या है ना? तो एनएच का निर्माण करना है ना। जो नई सड़क बनता है ना, नेशनल हाईवे बनता है, उसकी क्या करना है? निर्माण करना है। और ये जो है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन आता है। सड़क एवं परिवहन, तो सड़क कहाँ है? यहाँ है। अगला क्वेश्चन, तो काफी मजा आ रहा होगा आप लोग को, है ना, धाकड़ सा जो है एनालिसिस हो रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं होती है? एक हमारे भाई थे, आज कमेंट किए थे कि थोड़ा डिटेल से कराइए, तो मैं उनको बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा डिटेल से डिस्कशन कराएं ताकि आपको फायदा हो। तो 37 नंबर का केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष वह सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति में कौन सदस्य नहीं होते हैं? तो केंद्रीय सूचना आयोग के जो स्थापना हुआ था, है ना, सूचना से हुआ था, सॉरी आरटीआई से हुआ था ना। आरटीआई का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो उसी से जो है केंद्रीय सूचना आयोग के गठन हुआ था, है ना। करा इसी के तहत आरटीआई जो 2005 में बना, है ना, उसी के तहत जो है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया। और इसको जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन समिति की सिफारिश पर होता है। तो करा उस समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं? कौन कौन होते हैं? तो पहला प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। दूसरा विपक्ष के नेता होते हैं, है ना, ये भी सही है। और तीसरा होता है पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री, है ना, पीएम द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री, चाहे वह कोई भी मंत्री हो, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल हो, जैसे यह केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, ये गलत है ना। तो बी और सी क्या है? बिल्कुल सही है। अगला, ते ब्रह्म और तिरुचकम किनके गीतों का संकलन है? किनके गीतों का संकलन है? तो किनके गीतों का संकलन है? तो ये है आपको नैनार संतों के। नैनार संतों की अगर बात किया जाए तो ये शिव के उपासक थे, है ना, किसके थे? शिव के।
और विष्णु के जो उपासक रहते थे उसे अलवार कहते हैं, विष्णु के उपासक को अलवार कहते हैं। भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था इन्हीं संतों के माध्यम से हुआ था, नैनार और अलवार के माध्यम से, जिसमें जो है अलवार की संतों की संख्या 12 थी और नैनार 63 थी। दोनों को मिलाकर जो है भक्ति आंदोलन की क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तेल शोधक कारखाना को पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध कीजिए। पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका जो क्रमबद्ध है आपको सबसे पहले कोयली हो जाएगी, फिर मथुरा हो जाएगा, फिर आपको हल्दिया और फिर बिंग ई गाँव। ठीक है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसके समक्ष होते हैं, तो राज्य के मंत्री, है ना। नीति आयोग की जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं वो किसके अधीन होते हैं, राज्य मंत्री के। तो वरीयता क्रम है ना, वरीयता क्रम है। वरीयता क्रम की अगर बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुआ था 1979 में हुआ था। 1979 में वरीयता क्रम आया था। और यही वरीयता क्रम से पूछ रहा है क्वेश्चन कि नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य किसके समक्ष होते हैं, तो राज्य के मंत्री के। अगला क्वेश्चन विचार कीजिए। कह रहा राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है ना। राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा जाता है। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण की तो उसके शत्रु ने इसके विरुद्ध इस्लाम के शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया, भी सही है। नासिरुद्दीन खुसरो, तो कभी कभी पूछता है कि इस्लाम खतरे में है, किसने कहा था, नासिरुद्दीन खुसरो ने। करा गयासुद्दीन तुगलक काजी मलिक ने सर्वप्रथम वारंगल को प्रत्यक्ष रूप से सल्तनत में मिलाया, भी सही है। 1 2 3 बिल्कुल क्या है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी की अधिकार देता है कि वह संसद के दोनों सदनों तथा उसके समितियों को कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो देखिए हमारा जो महान्यायवादी होते हैं ये क्या होते हैं, तो हमारे जो भारत के होते हैं क्या होते हैं, तो कानूनी सलाहकार होते हैं, भारत के कानूनी सलाहकार होते हैं। और इनका जो मतलब विशेषता है कि ये दोनों सदन में जा करके क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं देते हैं। जो दोनों सदन में भाग लेते हैं वह किस अधिकार से लेते हैं, तो उनका अधिकार है 88, अनुच्छेद 88 और 76 में एक महान्यायवादी होगा, उसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने सिंचाई हेतु तुंगभद्रा व हरिहर नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली जिससे कृषि का अत्यधिक विकास हुआ, किसने, देवराय फर्स्ट ने। करा विजयनगर के किस शासक ने सिंचाई हेतु तुंगभद्रा एवं हरिहर नदी पर बांध बनाकर नहरें निकाली जिससे कृषि का अत्यधिक विकास हुआ, वो था देवराय फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना, युग्मों पर विचार करना है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अगला चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। करा अधोलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता है, किसको, तो ये निजामुद्दीन औलिया को, है ना। ये निजामुद्दीन औलिया को इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये योग और प्रणाम में काफी विश्वास रखते थे, इसीलिए निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष कहते थे। अगला, जी आर्बोरियम, जी हार्बेशियम, जी हिरस्कुटियम और जी बार्डियम किसकी, ये 4 जातियां हैं जो सभी भारत में उगाई जाती है, तो कपास की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करा ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, तो बिल्कुल क्या है, ये सही है ना। ओजोन क्या है, तो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह के 55 से 75 किलोमीटर है, बिल्कुल गलत है ना। 55 से 75 नहीं बल्कि 20 से 35। ओजोन की परत पृथ्वी की सतह के 20 से 35 है। ओजोन सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करती है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है। ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं, बिल्कुल महत्व है ना, वही तो वो बचाता है पराबैंगनी किरण से। तो इस तरह से 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाइए, ठीक है। तो इसका मिलान करवाइए। उगादी है ना, उगादी एक त्यौहार है जो कहाँ मनाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में। नव वर्ष कहाँ मनाया, तो पश्चिम बंगाल में। भाद्र पूर्णिमा तो ये गुजरात में। गुंडी पांडवा ये आपको जो है महाराष्ट्र में।
तो इस तरह से आंसर उसका है ए नंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिणित है ना, भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती है, तो किससे है ना, 7 वर्ष की आयु से। मतलब भारत में अगर कोई भी व्यक्ति 7 वर्ष से है ना, ये 7 या 7 वर्ष का है और एक भी भाषा में लिखना पढ़ना जाता है तो वो जो है क्या है, साक्षरता दर पे आ जाता है। अगला, G20 के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो विकसित देशों का एक समूह, विकसित नहीं है ना, हमारा जो G20 है ये विकासशील देशों का समूह, विकासशील देशों का समूह, ठीक है। तो आज का 50 क्वेश्चन जो है ये क्या है, तो ये भी गलत है। तो आज का 50 क्वेश्चन दोस्तों समाप्त हुआ। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। और जो भी हमारे नए सदस्य हैं चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, तो क्योंकि आप करिएगा तभी हमें मोटिवेट मिलेगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।